2017 में मुंबई के जोगेश्वरीपुरम में मोगरा विलेज और मजासवाड़ी की जमीन पर ओमकार बिल्डर और मैनेजर रियाज खान द्वारा एसआरए योजना के तहत गरीबों को 2 साल के भीतर झोपड़े के बदले बिल्डिंग में घर बनाकर देने का वादा किया गया था। एग्रीमेंट करके झोपड़ों को खाली कराया गया और एग्रीमेंट के तहत भाड़ा भी देने का वादा किया गया था, लेकिन 20,000 करोड़ में डूब चुके ओमकार बिल्डर और मैनेजर रियाज खान ने फरवरी महीने में से बहुत से लोगों का भाड़ा देना बंद कर दिया था। जानकारी के अनुसार फरवरी महीने से भाड़ा न मिलने के कारण मोगरा विलेज के रहने वाले सिराज अहमद लगातार सोसाइटी के चीफ प्रमोटर और मैनेजर रियाज खान को भाड़ा मुहैया करा के देने के लिए संपर्क कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अपनी मानसिक तनाव के चलते जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पिछले 8 दिन से वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच अंधेरी के हॉली स्पिरिट हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता रजा ईरानी ने उनके परिवार में इनकी बेटी से बात की, जो शासन और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और ऐसे भ्रष्ट ओमकार बिल्डर और मैनेजर रियाज खान पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रही हैं। मुंबई से देखिए रजा ईरानी की रिपोर्ट। मुंबई से मैं रजा ईरानी। इस वक्त हम जोगेश्वरी पश्चिम खान टावर में मौजूद है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक सिराज अहमद नाम के व्यक्ति ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी और मौत से अंधेरी के हॉली स्पिरिट हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। आइए हम उनके परिवार से तमाम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। मेरा नाम अनीसा फातिमा फरदीन खान है। मैं सिराज अहमद शेख की बड़ी बेटी हूँ। और अपने परिवार की जानकारी दीजिए। हाँ, मेरे परिवार में अभी मेरी मम्मी है जो जिनका नाम है तफसीर जहाँ, उनकी एज है अभी 53 और मेरे इस बाद में मेरी बहन है, छोटी बहन शगुफा शेख, और मेरा भाई है बिलाल शेख। आखिर आपके पिताजी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, इसकी जानकारी दीजिए। मेरा डैडी के 5 रूम थे जोगेश्वरी पूर्व में, जोगेश्वरी हाईवे के पास में, जोगेश्वरी ईस्ट के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में बिल्डर ओमकार बिल्डर आया 2017 में एसआरए के स्कीम लेके तहत। तो वो 2017 में उन्होंने ये स्कीम लेकर आए। तब से वहाँ पे डेमोलिशन का जो प्रोसीजर होता है डेमोलिश करने का, वो चल रहा है और उस तहत में बहुत से लोगों ने एग्रीमेंट बनाया। मेरे डैडी ने भी एग्रीमेंट बनाया और बहुत से जो उनके मैनेजर थे वो उनको ये बोलते थे कि आप है ना ये कर लो। वो थोड़े सा कंफ्यूज थे कि उनको ये अपने जो रूम में देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो उनका एक वाहिद सहारा था। जो उनका जो भी रेंटेड इनकम आता था वो वाहिद सहारा था, उस पर ही उनका सब कुछ काम चलता था। मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उस वजह से हमारा घर खर्च जो है सिर्फ जो भी पैसा आता है हमारे रेंट का उस पे ही मिलता है। अभी हमारा जब रूम डेमोलिश हो गया तो पहले उनके मैनेजर्स आके हमसे बोलने लगे, रियाज आके बोलने लगा कि मेरे ज़बान पर आप ये खाली करो और है ना आपको जो है बराबर भाड़ा में मिलेगा और आपको हर चीज़ का मतलब है ना सहूलत दी जाएगी, वो बोला गया। फिर उसके बाद में पहले तो और जब भी जब हम आगे पीछे हो रहे थे, खाली करने के लिए सोच रहे थे, तो हमको बार बार प्रेशर डाला जाता था। मेरे अब्बा को प्रेशर डाला जाता था कि खाली करो करके। और हम लोग के भाड़ूत लोग को भी बहुत थोड़ा करके हटा दिया गया था, जो लोगों से हमारा घर परिवार चलता था, मेरे अब्बा का घर परिवार चलता था। उसके बाद में संदीप करके जो है हमारे को घर में आके उसने आश्वासन दिया था कि आप लोग खाली करो, कल ये अभी जो मिल रहा है आपको रेंट वैसे ही आपको मिलता रहेगा जब तक कि आपको फ्लैट बन के एसआरए के तहत मिलता नहीं है। ये बोल के हमने खाली किया था, हमने उनके भरोसे पे खाली किया था। कासिम जो है बिस्मिल्लाह कमेटी का जो चीफ प्रमोटर है, उसने भी यही बोला था कि सिराज भाई आप हमारे उस पर खाली करो। हम लोग कभी जाके डायरेक्टली बात नहीं करते थे क्योंकि हमको उन लोगों पे विश्वास नहीं था। मेरे अब्बा को बहुत विश्वास था। जब वो पैसा मिलना बंद हो गया, लॉकडाउन से पहले ही बहुत से लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा था, उसमें ही मेरे अब्बा को टेंशन आ गया था कि ये अभी दूसरे लोगों को भी नहीं मिल रहा तो हमको क्या मिलेगा। 1 साल के ऊपर हो गया है, 1600 लोग, ये रियाज ने खुद बोला है 1600 लोगों का भाड़ा बाकी है, तो भाड़ा नहीं मिला था। फरवरी में हमारा जो है टाइम हो चुका था। मेरी बहन ने भी जाके बात की कि पैसा हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है, आप पैसा दीजिए। तो बोलता है कि आप लोगों के पास में ऐसा फंड कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी, आप लोग को संभाल के रखना चाहिए था, आप लोग मुंबई में रहते हो, आप लोग को सर्वाइव करना आना चाहिए आप। तो हमने उसको कुछ उस टाइम पे नहीं बोला और हम लोग बहुत बार, मेरे डैडी बहुत टेंशन में आ गए थे। जिस दिन उन्होंने ये जहर पिया उस दिन उन्होंने कई बार संदीप को कॉल किए, रियाज को कॉल किए। रियाज मेरे भाई से बोलता है आज तुम्हारा कॉल लग रहा है, कल तुम्हारा कॉल नहीं लगेगा।
तो मुझे डायरेक्ट कॉल मत करो, कमेटी वालों को कॉल करो। वो डायरेक्टली ऐसे वो लोग बात करते थे। अच्छा, रियाज है कौन ओमकार बिल्डर का? रियाज मैनेजर है, रियाज के थ्रू ही सारे लोग है ना काम करते हैं और रियाज को ही बोला जाता है। तो आपने भाड़े की मांग के लिए उससे कितनी बार कांटेक्ट किया, इसकी जानकारी दीजिए ना। हमने कई बार कांटेक्ट किया उसको। सबसे पहले तो हम लोग उसके ऑफिस में मिलने के लिए गए, 3 बार कोशिश करने के बाद तीसरी बार हमारा मिलना हुआ उससे, जो फरवरी में हुआ था। फरवरी में मेरी बहन गई थी और मेरी बहन को वो उल्टी बातें करने लगा वो कि आप लोगों को फंड कैसे खत्म हो गया आपका, आप लोगों को संभाल के रखना चाहिए था, बैकअप रखना चाहिए था। तो आपके फादर जो यही डिप्रेशन को लेके उन्होंने जो है पॉइजन पिया। तो जिस दिन पॉइजन पिया वो दिन कौन सा था, आप बताइए पहले। वो सैटरडे की रात थी, 31 मई को। 31 मई को हमने कई बार कॉल किया, हमारे पास में वो सबूत भी है। हाँ कि हमने 31 की रात को बहुत बार कॉल किया और शाम में ही कॉल कर रहे थे हम लोग। उससे पहली बात तो मेरे भाई ने भी बात किया था। तो रियाज बोलता है कि आप लोग मुझे कॉल मत करो, कमेटी वालों से फॉलो अप करो। आज आपका कॉल लग रहा है, कल को शायद लगे भी नहीं। तो वो उसका बोलने का ये मतलब था कि वो नहीं मतलब है ना ध्यान देने वाला है। पहले उसने ही, मेरे अब्बा जब आगे पीछे हो रहे थे, हम लोग भी जब सोच रहे थे कि हमको खाली करना चाहिए कि नहीं, हमारी भी कुछ डिमांड थी, हमारा घर था वहां पे। आज हम भाड़े पे रह रहे, हमने 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया हुआ यहाँ का और हमारे फंड के बारे में बोला जाता है। मेरा डैडी को ये टेंशन था कि कल को अगर पैसा खत्म हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने जब उनसे बोला कि अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हो हमारा घर का रेंट, तो हमारा घर ही वापस कर दो, तो वो भी उसने मना कर दिया। तो बोलता है आप लोग नहीं बना सकते वापस। तो अभी आपके जो वालिद साहब है, फादर है, उनकी कंडीशन किस तरह से है, आप ये थोड़ी जानकारी दीजिए ना। उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो वेंटिलेटर पे 8 दिन से, और जब भी डॉक्टर कोशिश भी अगर करते हैं वेंटिलेटर से अगर हटाने की, तो उनकी सांस उखड़ने लग जाती है, तो वेंटिलेटर वापस डालना पड़ता है। अभी वो प्रोसीजर, एक दूसरा प्रोसीजर होता है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं बस उनकी जान बचाने के लिए। हम लोग भी उनकी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ से पैसे जमा कर रहे हैं। तो और हमने जब हाँ, तो अभी इस वक्त जो है ये पुलिस कंप्लेंट हुआ है कि नहीं इस मामले में, ये हमने 24 घंटे के एज अ प्रोसीजर, हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर था, 24 घंटे के अंदर हमने इंटीमेशन दे दिया था। पुलिस चौकी, ओशीवाला पुलिस चौकी में जाके हमने स्टेटमेंट दिया है कि बिल्डर के टेंशन की वजह से मेरे डैडी ने ऐसा किया है। क्योंकि क्या जब उन्होंने पिया था, जब उससे पहले ही वो शाम में बात कर रहे थे कि बेटा पैसा कितना बचा है, अपने को भाड़ा देना है, आगे सब कुछ करना है, ये लोग तो दे रहे हैं नहीं। और ये लॉकडाउन से पहले से हम लोग बात कर रहे थे, और उससे पहले से मेरे डैडी की नज़र थी सब चीज़ों पे कि भाड़ा दूसरे लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या हमको भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों को जब नहीं मिला तो हमको कहाँ से मिलेगा। तो इस वक्त जो आप जब पुलिस स्टेशन गए मैडम, पुलिस का यही रवैया था। उन्होंने हमसे पूछा भी कि किसी का आपको नाम लिखवाना है, किसी की धमकी तो नहीं थी, कुछ प्रेशर तो नहीं था आपका। तो हमने बताया कि नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बट उन्होंने ये जो ओमकार का बिल्डर का था, वहाँ से ही थोड़ा उनको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था, क्योंकि जिन लोगों के वजह से उन्होंने खाली किया था, जिन लोगों के भरोसे पे खाली किया था, वो लोग आज फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो हमारे तरफ से भी यही, अब उन्होंने, पुलिस वालों ने भी हमसे पूछा कि हम आपको नाम बताओ, आप वो लोगों के नाम दो जिनके वजह से उन्होंने ऐसा किया, जो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उस टाइम पे हमने नहीं दिया, क्योंकि हमको कुछ उस समय समझ में नहीं आ रहा था हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे डैडी का एक भरोसा था। उसके बाद जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो वो लोग हमको बोलते हैं कि हमने जब उनको बोला कि हमारा इलाज का इतना खर्चा आ रहा है, आप कंपनसेशन दो, हमको कंपनसेशन चाहिए, और साथ ही साथ में हमको हमारा भाड़ा चाहिए, जो भाड़ा नहीं मिला है इतने दिन से। और तो वो लोग बोलते हैं हम लोग लाइबल नहीं है, हम देने के लिए आपको हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो है नहीं है। उसके बाद में वो लोग माने हम लोग को पैसे देने के लिए, बट हमको उनकी खैरात नहीं चाहिए, हमको पूरा कंपनसेशन चाहिए। तो आपकी अभी शासन प्रशासन से क्या मांग है, आप क्या मांग चाहते हैं, ये बताइए। ये जो हमारे डैडी के साथ हुआ है, वहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं जिनका जो घर परिवार, जो उनका छोटे छोटे रूम होते हैं, जो वो भाड़े पे देते हैं, उस पे ही चलता है। हम चाहते हैं आज मेरे डैडी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो, वो चीज़ किसी और के साथ ना हो। अगर कोई भी बिल्डर अगर ले रहा है प्रोजेक्ट, तो वो अपने आप को इतना रखे कि वो हर भाड़ा बराबर से दे और दूसरों को तकलीफ ना हो, क्योंकि इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ एक गरीब इंसान को प्रॉब्लम होती है जो ऐसा कर लेता है। हमको ये बोला गया था कि 2 महीना पहले भाड़ा दिया जाएगा। हाँ, हमारे पात्र वाले, हमारे पास में प्रूफ है, हमारे को एक ताबा पत्र दिया जाता है। जब वो तोड़ते हैं
तो एक ताबड़ पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 महीना पहले जब भी आपका टाइम होगा, जैसे फरवरी का टाइम था, आपको दिसंबर में दिया जाएगा। 10% तो आपके जितने भी वहाँ पे रूम थे एलिजिबल थे या नॉट एलिजिबल थे, ये जवाब दीजिए। हमको बोला गया था सारे एलिजिबल है और एक नॉट एलिजिबल था सिर्फ थोड़े से प्रूफ के वजह से, तो वो भी एलिजिबल करके देंगे, वो भी बोला गया था। और उन्होंने, संदीप ने बोला था मैं आपको एलिजिबल करवा के दूंगा, आप लोग खाली कीजिए। ये संदीप कौन है? संदीप जो है ये जो उनका कंपनी वो लोग बोलते हैं, ओमकार बिल्डर का एम्प्लॉई है। जो बोलता है वो कंपनी की तरफ से है, मतलब ओमकार बिल्डर की तरफ से है। ठीक है, आपकी जानकारी देने के लिए हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बा ने जो किए, सिराज अहमद शेख ने जो जहर पिए, ये टेंशन में आके कि आज ये लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं, हमारा पैसा ख़त्म हो रहा है, कल को ये लोग ने पैसा नहीं दिए और घर में वो वापस घर भी नहीं कर रहे कि हमको वहाँ पे रहने मिले, कम से कम हम अपना भाड़ू को बुलाकर अपना भाड़े पे घर चला सके। तो वैसा हम नहीं चाहते किसी और के साथ में हो, क्योंकि जब हम शाम में कॉल कर रहे थे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, संदीप नहीं फ़ोन उठा रहा था, रियाज नहीं फ़ोन उठा रहा था, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। नैन्सी करके एक नंबर दिया था हम लोगों, रियाज ने बोला था इनसे कॉल करो, इससे बात करो। वो नैन्सी ने तक का बोला है कि कितने पिछले साल जो लोगों का रिन्यूअल हुआ है, मतलब भाड़ा जो हुआ है पूरा डेट, उनका तक का अभी तक नहीं मिला गया। वो सब टेंशन लेके मेरा डैडी ने वो सब टेंशन लेने के बाद में मेरे डैडी ने जहर पी लिए। वो जहर भी वो ऐसा पिए है उन्होंने कि बहुत उनको पूरे जिस्म में फैल गया है और वो वेंटिलेटर पे, 8 दिन से मेरे डैडी वेंटिलेटर पे। हमने उनसे पूछा कि हमने बहुत उनको बोले कि ये हम लोग जो है बिल्डर से बात करेंगे डायरेक्टली, हम भी जाके बात करते थे, बट मेरे भाई ने बात किया, मेरी बहन ने बात की, वो खुद जाके बात करते थे, आ जाओ कल आओ, ऐसा क्यों है वैसा क्यों। अगर मिल भी जाते थे वो लोग, तो वो लोग कोई दिलासा या कोई ऐसा आश्वासन नहीं देते थे कि हाँ पैसा मिलेगा। और अभी मेरे डैडी ने जब पिए, जब उन्होंने ये अपना जो जहर पिए उन्होंने, तो उसके बाद में मेरे डैडी आँख से पूरा पानी जा रहा था, बहुत उनको तकलीफ हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसकी वजह से आज तक वो वेंटिलेटर पे। हमने उनसे एक लास्ट टाइम सिर्फ यही पूछा कि डैडी तुमने ऐसे क्यों किए। उन्होंने बोले कि मैं नहीं दे, अगर बिल्डर भाड़ा नहीं देगा तो मैं अपने बच्चों को सड़क पे आते हुए नहीं देख सकता। हम लोग नहीं चाहते कि आज हमारे डैडी ने ऐसा किए कि जहर पी लिए कि घर का खर्च नहीं हो पाएगा, हमारा जो प्रॉपर्टी चली जाएगी। मेरे डैडी ने बहुत खून पसीने से वो प्रॉपर्टी बनाई थी। हम नहीं चाहते किसी और गरीब इंसान के साथ में ऐसा हो। हमारे तो 5 रूम है, बहुत से लोगों के, बेचारे लोगों के एक ही रूम है जिसमें वो रहते थे, जिसमें वो कब खाते थे, वो छोड़ के वो किसी और के भरोसे पे गए। ये रियाज लोग, ये कासिम लोग सबको बोलते हैं कि आप खाली करो, पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, और जब बात आती पैसे देने की तो ये लोग ही उल्टी बात करते। कितना दिन हो गया वहाँ से आप लोग को खाली करके और आपका रूम डोमिनेशन? 2018 में हमने खाली किया था, मई में। अभी हम लोगों को 2 साल पूरे हो गए यहाँ पे आने के बाद में। और कितने दिन के अंदर वो बना के आपको देने के लिए रूम बताया था? कोई एग्रीमेंट? 2 साल ही बोला गया था, एग्रीमेंट में भी यही बोला गया था, और बोला गया था 2 साल में वो बना के हमको दे देगा। पर अभी तक का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और ना ही कोई एक जो पाया भी डलता है वो भी तक का नहीं डला है। इस घटना के बाद में आपने सोसाइटी के जो प्रमोटर है, चीफ प्रमोटर, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की क्या? हाँ, उनका हमेशा कॉल जो है फॉरवर्ड पे रहता है। मुझे नहीं समझ में आता कि जब तुमने किसी 1600 लोगों की अगर जिम्मेदारी लिए हो तो तुम्हारा फोन तक क्यों नहीं लगता। वो हमारे घर के पास ही रहता है वो इंसान, बट आज तक वो रियाज आके ये तक का नहीं पूछा कि तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है। उन्होंने जहर पिए है, इस वजह से, बिल्डर के वजह से, वो आज तक उसने आके पूछा तक नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये लोग जो झूठे वादे करके घर खाली करवा रहे हैं बिल्डर के नाम पर या फिर किसी भी चीज के नाम पर, ये किसी और के साथ में ऐसा हो। तो आपकी शासन और प्रशासन से क्या मांग है ये बताइए। प्रशासन से यही मांग है कि जो लोग लूट रहे हैं एसआरए के नाम पर गरीब जनता को, जो लोगों के पास में पैसे तक नहीं होते फिर भी वो लोग इन लोगों के भरोसे पे घर खाली करते हैं और चले जाते हैं कहीं और रहने के लिए, दूर से रहते हैं, उनका जॉब का प्रॉब्लम होता है, वही बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, तो वो इन लोगों पे कार्रवाई हो। मेरा प्रशासन से सब यही मांग है कि जो ये लोग हैं जो बीच में आकर मैनेजर के नाम पर, हर दूसरे चीफ प्रमोटर के नाम पर ये लोग जो पैसा बीच में खाते हैं और गरीबों को झूठा आश्वासन देके घर से खाली करवाते हैं, ये उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।